नमस्कार, टीकमगढ़ एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है और आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। और आज के खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बात में भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील नेता और पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी। सीधा हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं। विधायक जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं सवालों की और हम चाहेंगे कि उन सवालों के आप बड़े ही सहजता और सरलता के साथ जवाब दें। विधायक के श्रीवास्तव जी पूर्व विधायक हैं। वर्ष 2013 में आप विधानसभा पहुंचे थे। उसके पहले आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। तो के श्रीवास्तव का जो सफर रहा राजनीति का, वो कैसा रहा? प्रारंभिक काल तो आमिर भाई मेरा छात्र राजनीति से शुरू हुआ। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से स्थानीय स्तर से और प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया। उसके बाद फिर युवा मोर्चे में आए। युवा मोर्चे में काम करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चे में भी पदाधिकारी की जिम्मेदारी लेकर के काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी, और उसी समय पार्टी ने 2004 में नगर पालिका के चुनाव लड़ने का आदेश दिया। नगर पालिका में चुनाव जीत करके और यहाँ के नगर के लोगों की सेवा करने का प्रयत्न किया। बाद में 13 में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारा और 13 में चुनाव जीत करके 18 तक विधायक बन करके भी काम किया। कोशिश की काम करने की, कितना किया ये तो जनता के ऊपर आकलन है। वैल्यूएशन करने वाले दूसरे होते हैं। अच्छा, आप वर्ष 2013 में विधायक बने। उसके बाद 18 में आपका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। इसके बाद भी आप संगठन में लगातार काम कर रहे हैं। जैसे आपको करेरा विधानसभा की जिम्मेवारी भी मिली या अन्य चुनाव भी मिले। करेरा में तो आप सफल साबित हुए, लेकिन टीकमगढ़ नगर पालिका का जो चुनाव था, जो जिम्मेवारी थी, वहां आप सफल साबित नहीं हो पाए या संगठन सफल साबित नहीं हो पाया। क्या कारण रहे? नगर पालिका चुनाव में अगर हम देखें तो एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल था। निरंतर 22 वर्षों से टीकमगढ़ में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की रही है। 2004 के पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर 4 में मैं आया तो 10 तक रहे। 10 के बाद फिर निर्दलीय के रूप में कैंडिडेट चुनाव जीता, फिर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, फिर उनकी पत्नी को टिकट मिला। तो ऐसे 22 साल तक तो जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ मैं जिस समय ये नगर पालिका चुनाव चल रहे थे टीकमगढ़ के, उस समय मेरे ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी। ना संगठनात्मक जिम्मेदारी थी और ना ही कहीं से इस चुनाव अभियान में मुझे बहुत उस तरीके से। लेकिन जब मुझे लगा कि आखिर पार्टी तो हमारी अपनी है, तो फिर मैं जितना निकल सकता था, मैं लगभग 27 वार्डों में से 14-15 वार्डों में गया और उनमें लगभग सफलता मिली और अच्छी सफलता के साथ हम जीत करके आए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने कहा ना कि लंबे समय तक काम करने के बाद फिर कुछ कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, लोग छिद्रान्वेषी होते हैं, दोष निकालना स्वाभाविक है। तो उसके कारण हम चुनाव उसको भाजपा के पक्ष में नहीं कर पाए। अच्छा, एक दृश्य और हमने देखा था नगर पालिका चुनने के बाद, जैसे ही कांग्रेस की नगर पालिका चुनी थी, दीपावली के पहले पूर्व विधायक अचानक सड़कों पर निकलते हैं और फिर वो साफ सफाई अभियान में जुट जाते हैं। ये क्या था पूरा? ये टीआरपी हासिल करने के लिए था, ये सच में समाज सेवा थी? देखिए, मैं बताऊं, मैंने कहा ना कि छात्र राजनीति से आया हूं, सामान्य परिवार से हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, तो संघर्ष से ही वहां पहुंचता हूं। राजनीति में 4 चीजें बड़ी मायने रखती हैं। या तो आपके पास धनबल हो, तो मास्टर का बेटा कितना धनबल होगा, घर का जीविकोपार्जन ही बड़ी मुश्किल में चलता है। दूसरा, या फिर बाहुबली हो, हमने तो कभी चिड़िया भी नहीं मारी। या फिर जाति का वोट बैंक हो, तो के श्रीवास्तव मैंने कायस्थ समाज का वोट मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में या नगर पालिका क्षेत्र में कुल में 5, 5.5, 6,000, 7,000 वोट से ज्यादा है नहीं। फिर चौथी बात आती है, राजनीति में अगर आपको स्थापित होना है तो राजनीतिक विरासत हो। तो राजनीतिक विरासत, मेरे पिताजी सरपंच भी नहीं रहे। इन 4 में से मेरे पास कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वो सहजता थी, सरलता थी, लोगों के बीच सदा मिलजुल करके समन्वय की भावना थी और संघर्ष था जन कल्याण के लिए, संघर्ष था क्षेत्र के विकास के लिए। और यही कारण था कि जब 5 साल की नगर पालिका के बाद चुनाव नहीं हो पाए कोरोना के कारण, उसके बाद 2 साल का और टर्म्योर मिला हमें।
भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, नगर पालिका यहाँ हमारी, और जिस समय कांग्रेस जब जीत करके आई तो उस समय किसी माध्यम से, या वो सीएमओ जो यहाँ पदस्थ थी उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उस नगर पालिका को काम नहीं करने देने की जो एक सुगबुगाहट, या एक प्रकार से कहें कि ऐसे प्लानिंग के तहत जो चल रहा था, तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। 5 दिन का साल भर में आने वाला हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व दीपावली, धनतेरस से, और उसके पहले ही वो वाहन रोक दिए गए सीएमओ के माध्यम से कि नहीं, इनके बीमा नहीं है, इनके कागज ठीक नहीं है, फिटनेस ठीक नहीं है, सफाई कर्मचारियों की छुट्टी, उनकी वेतन नहीं दी गई। ये सारी चीजें मूल दीपावली के पहले क्यों रोकी गई? 2 महीने 3 महीने हो गए, 2 साल कलेक्टर यहाँ प्रशासक बन के बैठे, नगर पालिका अध्यक्ष को हटा करके प्रशासक के रूप में कलेक्टर को बिठा दिया, सीएमओ यहाँ पदस्थ थी, तब उनकी फिटनेस क्यों नहीं देखी गई वाहनों की? तब उनका बीमा क्यों नहीं देखा गया? और फिर अगर देखना ही था तो फिर दीपावली के 5 दिन का त्योहार निकल जाने देते, तब देखते पूरा शहर कचरा में और दुर्गंध युक्त। जिस समय घरों से और ज्यादा कचरा निकालते हैं, जिस समय और ज्यादा हमें स्पेशल टीमें बनानी चाहिए सफाई की, जिस समय इस और ज्यादा हमें लेबर बनाना चाहिए, लेबर बढ़ानी चाहिए, वाहन बढ़ाने चाहिए, और स्पेशल ड्यूटी के टाइमिंग पीरियड बढ़ाना चाहिए, उस समय हम काम रोक दें और शहर पूरा बदबू और दुर्गंध युक्त और गंदगी से भरा पूरा हो, तो फिर हम ने कहा कि संघर्ष से निकल के आया हूं, जीवटता के साथ जीना चाहता हूं। या तो खुद हम कायर बन जाएं, हम हिजड़ा बन जाएं, नपुंसक बन जाएं, या नपुंसकों की फौज में शामिल हो जाएं। यह स्वभाव में नहीं है। और इस कारण जब मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, अरे किसके कारण? हमारी एंटी इनकम्बेंसी थी, हमारे कुछ काम, हमारे कुछ पापों का उदय हुआ होगा जिसके कारण कांग्रेस बैठ गई। और कांग्रेस बैठ गई तब उसको काम करने का अवसर देना चाहिए। ये ठीक रहा, किसके ऊपर फूटेगा कि सीएमओ काम नहीं करने दे रही, तो सीएमओ किसकी है? नगर पालिका में भले ही कांग्रेस का अध्यक्ष बैठ गया हो, सीएमओ तो मध्य प्रदेश सरकार की कर्मचारी है, भाजपा की सरकार है, तो ठीक रहा। तो अंत में भाजपा के ऊपर ही ठोका जाता है, भाजपा के ऊपर ही फोड़ा जाता है। तो फिर मुझे लगा कि ये तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, और फिर मैं ट्रैक्टर खुद के बुला करके अपने टीम के लोगों को, कार्यकर्ताओं को लेकर और सफाई करने के निकल पड़ा। ये कोई टीआरपी नहीं थी। टीआरपी के लिए कई अवसर आते हैं, और राजनीति में टीआरपी से लोगों की भावनाओं को जीता नहीं जा सकता, लोगों के दिलों पर राज किया नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगा कि यह ठीक बात नहीं है। अब मुझे उस फौज में शामिल नहीं होना है जो नपुंसकों की लाइन में मुझे खड़ा करे। और मैं उतर करके सड़कों पर आया, और सीएमओ को फिर सरकार ने भी ध्यान दिया, प्रशासन ने भी ध्यान दिया, और 3 दिन के अंदर ही उसको यहां से चलता किया। ये आखिर किसके लिए कर रहे थे, कौन कर रहे थे, किसका हाथ था पीछे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जन कल्याण के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिखाया गया है, जैसे परम वैभवन नेतु मेता स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, तो इन ओछी मानसिकता के साथ, इस षड्यंत्रों के साथ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, समाज प्रथम, फिर उसके बाद दल, दल के बाद दूसरे लोग, उसके बाद लास्ट में अंतर आता है तो स्वयं का। तो ये स्वयं का काम नहीं था, ये तो नेशन फर्स्ट था, और इसलिए उस जन कल्याण के काम के लिए हम उतरे। अच्छा, आपने एक बात कही इस बीच में, धनबल की और बाहुबल की राजनीति की बात। धनबल में हम ये देखें कि पूर्व विधायक के श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। 2013 में आप विधायक चुने गए, तब आपकी संपत्ति कितनी थी और आज आपकी संपत्ति कितनी है? आपने क्या सच में विधायक बनने के बाद धनबल इकट्ठा किया? ये जो हमारा मकान है, पुश्तैनी मकान है, माँ बाप का खरीदा हुआ मकान है। इसके अतिरिक्त के श्रीवास्तव की टीकमगढ़ में कहीं भी एक प्लॉट नहीं है, एक प्लॉट नहीं है कहीं भी। कहीं उस पैतृक जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश के एक गांव में है, और एक जमीन हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने 2010 में खरीदी। विधायक बनने के बाद कोई प्लॉट या कोई ऐसी हमने कोई प्रॉपर्टी जमा नहीं की, और यहां तक कि कभी कभी चेक बाउंस हो जाते हैं मेरे खुद के। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी कोई भी काम करने के लिए जब खड़ा हो जाता हूं तो पैसे की कमी आड़े भी नहीं आती।
ये ऊपर का। लेकिन अब जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं? वर्ष 2013 में आप चुने गए, आपने कहा कि मैंने कोई भी प्लाट या कोई भी जमीन अर्जित नहीं की, लेकिन अब जो एमएलए चुन के सत्ता में आए हैं, आपकी ही पार्टी के एमएलए ऐसे कुछ हैं जिनकी अब जमीनों की चर्चाएं होने देखिए लगी हैं। जैसे गोविंद राजपूत का मामला भी उठा था, जी, टीकमगढ़ एमएलए की भी लगातार चर्चाएं टीकमगढ़ में है कि उन्होंने विधायक बनने के बाद तमाम जमीनों की रजिस्ट्रियां करा ली। आदिवासियों का मामला आपके ही संगठन के एक कार्यकर्ता जीतू सेन ने उठाया था। तो आप क्या सोचते हैं इस राजनीति में? देखिए सबका अपना अपना उद्देश्य है, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, सबका अपना अपना मिशन है। हम राजनीति में क्यों, और राजनीति में है तो भाजपा में क्यों? जो घर भारे आपनो चले हमारे संग, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लाइनें हैं। तो हम राजनीति में अगर आए हैं तो हम बिजनेस या व्यापार करने नहीं आए हैं। व्यापार और बिजनेस करना होता तो नजाई के गेट पर एक दुकान लेकर के 40 वर्षों से जो यहाँ एड़ियां रगड़ी हैं, वो फिर वहां थोड़ी हम यहाँ संघर्ष करते। हम दुकान खोलते और एक छोटी सी दुकान के बाद आज हमारा मॉल खड़ा होता। हम वहां बिजनेस करेंगे, राजनीति को धंधा नहीं बनाएंगे, राजनीति के को व्यवसाय नहीं बनाएंगे, राजनीति के लेटर पैड नहीं बेचेंगे। राजनीति के माध्यम से हाँ, राजनीतिक प्रभाव से हम कोई काम धंधा जरूर कर सकते हैं, लेकिन राजनीति को बेच करके, राजनीति को व्यवसाय बना करके अब कौन क्या कर रहे हैं, आपने 2-3 उदाहरण दिए हैं। ये जनता के वैल्यूएशन का विषय है। के श्रीवास्तव इस पर कुछ बोलेगा तो शायद आपको बुरा लग सकता है, शायद सामने वालों को बुरा लग सकता है, शायद दूसरों को बुरा लग सकता है। इसलिए मैं तो और जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं आमिर भाई, उनके ऊपर सैकड़ों कैमरे सीसीटीवी लगे होते हैं। ये लोगों की जो नजरें हैं ना, ये नजरें ही उनके ऊपर कैमरे का काम करती हैं, तो वो देखेंगे। वो वैल्यूएशन जनता को करना, वो पार्टी में हमसे ज्यादा सोच समझदार वाले लोग ऊपर बैठे हैं, वो आकलन करेंगे किसका जीवन पारदर्शिता के साथ रहा है और किसका सार्वजनिक जीवन किस तरीके से धनार्जन में लगा रहा है, कौन जन कल्याण में लगे हैं और कौन संपत्ति बनाने में। ये तो उनका आकलन है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। अच्छा, आपने कहा कि मैं बाहुबल की राजनीति नहीं करता, लेकिन आप पे 2 गंभीर आरोप लगे थे। एक मामले में आप पे आरोप लगा था कि आपने सीओ का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। फिलहाल शायद उस मामले में आपको राहत मिली कोर्ट से। उसके बाद दूसरा आरोप आप पे कोविड काल के दौरान लगा था कि के श्रीवास्तव ने एक एसडीएम के घर पहुंचकर उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। क्या क्या ये जो प्रकरण बनवाए गए वो किस तरीके के थे? जब मैं बताता हूँ। सीओ उदयराज सिंह वाला जो मामला था, कोई ऐसी घटना नहीं थी। हमारी उनकी बैठक सिटिंग थी। हम उपचुनाव से लौटे थे। उपचुनाव कटनी जिले का था, विजय राघवगढ़ का। वहां से इनसे बात हुई थी कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मैं 5-6 दिन के लिए यहाँ आया हूं, तो क्षेत्र में दौरे बनाना है। वो दौरे बनाने के लिए हम लोग को सर्किट हाउस में बैठना था। इनके 2 घंटे से फोन नहीं उठ रहे थे। हम वहां गए, इसमें मैं जो सत्य है वो बोलूंगा। मैं वहां गया, ये फोन जेब में रखे थे, घंटी बज रही थी, उठा नहीं रहे थे। मैंने इनको डांटा, मैंने कहा उदय फोन बज रहा है, फोन नहीं सुन रहे हो? तो ये तत्काल बोले नहीं भाई साहब मैं चल रहा हूं। बस इतना कहा, ये हमारे साथ चल दिए। वहां बैठे थे कांग्रेस के कुछ लोग, यहाँ के पूर्व मंत्री का भाई बैठे हुए थे, वहां का जनपद अध्यक्ष जो समय था कांग्रेस का था, वो सारे लोग बैठे थे, उनके सरपंच बैठे थे। ये उनको नागवार गुजरा। जैसे उनको ये नागवार गुजरा, हमारे साथ वो सीओ उठ करके गए, हमारे साथ गाड़ी में चले गए। कोई बहस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये उनको नागवार गुजरा जिनकी सालों साल सत्ताएं चली हूं, उनके सामने एक छोटा सा मास्टर का बेटा भले यार कुछ भी हो गया हो, वो उठा करके ले जाए, और ये तो सामंती प्रवृत्ति के खिलाफ है। उनको अपमान, उनको ठेस पहुंची, तो उन्होंने जाकर के सड़कों पर चक्का जाम किया, मीडिया बुलाया और जाकर के किडनैप कर ले गए, किडनैप कर ले गए, किडनैप कर ले गए। मैंने फिर अपनी गाड़ी से खुद छुड़वाया और उसके बाद इतना दबाव दिया, उसमें कई लोग शामिल थे उस सीओ के साथ में जुड़ करके कि तुम तो रिपोर्ट डालो, नहीं तो अब बाद में तुम्हारे खिलाफ मौत हो जाएगा। और जबरदस्ती एक रिपोर्ट डाली। बाद में वही सीओ मुझे अपनी बेटी के विवाह में बुलाता है, और मुझे जब टीका देने का काम होता है तो बड़े बड़े चढ़ते रिश्तेदार टीका देते हैं, लेकिन टीका देने में मैं, कुंवर विजय शाह, खुद उदयराज सिंह, ये सारे लोग टीका देते हैं। तब तक तो केस कोई सॉल्व नहीं हुआ था ना। तो फिर वो उस व्यक्ति को भी मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि मुझसे ऐसा काम हो गया। और बाद में उन्होंने कहा कि मुझसे जबरन ये जो लोग सामने हैं, मेरे साथ ऐसी कोई घटना इन लोगों ने नहीं की। ये उसके कोर्ट में बयान है। तो मैं समझता हूँ वो भी षड्यंत्र था। दूसरा जो अभी आपने कोविड काल के समय में कहा है, ये भी मैं आपको संक्षिप्त में ही बताता हूँ कि मैंने एसडीओ को फोन किया कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मुझे एक आईसीयू में भर्ती होने के लिए। मेरे एक मित्र के
भाई कोविड में भर्ती थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनको वो इंजेक्शन वगैरह नहीं मिल रहा, जो भी। मैंने उनको फोन किया 2-3 बार, इनका फोन नहीं उठा, तो मैंने कलेक्टर को फोन किया, जो अभी वर्तमान में कलेक्टर, इनको फोन किया। हमने कहा एसडीएम फोन नहीं उठा रहे, और तो कलेक्टर ने लौट करके मुझे कहा कि हो सकता कहीं बिजी होगा हमारा एसडीएम, आप मुझे काम बता दो। मैंने उनको कहा कि एक जगह पेशेंट है, उसको मैं कोविड में हूँ, मैं खुद कोविड में था, तो मैंने कहा कि वहां मैं खुद जाकर के उसको हॉस्पिटलाइज करूं, इसलिए उनके परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं जा नहीं सकता हूं, एम्बुलेंस की जरूरत है, आप एम्बुलेंस भिजवाइए। तो बोले मैं एम्बुलेंस भिजवाता हूं, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए एड्रेस। मैंने व्हाट्सएप एड्रेस किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैं उनके घर के बाहर तक, तब तक एम्बुलेंस पहुंचे, जब तक मैं उनके घर के बाहर पहुंच गया, एम्बुलेंस पहुंची, वो आए, इतने में मैं लौट रहा था, और लौटते में मुझे एसडीएम की गाड़ी अस्पताल चौराहे पर मिली। तो मैंने कहा अरे ये इधर से आ रहा है, तो मैं इनको पूछूं, मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया, और वो अपने घर रुके, और मैं भी पहुंच गया। तो मैंने कहा यार सौरभ फोन नहीं उठाते हो, तो सौरभ बोले भाई साहब मैं बहुत अभी चला। मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा, इसलिए यही कहने आया हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम इतने बिजी हो, तो मैं यही कहने तुम्हें टोकने आया, तो फोन नहीं उठाया, तो मैं चला आया। तो बोले कि अब देखो मैं किस किस के फोन उठाऊं, मैं तो केवल कलेक्टर के ही फोन उठाता हूँ। हमने कहा नहीं, फोन तो तुम्हें उठाने पड़ेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, जो बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों के फोन उठा करके संतोषजनक उत्तर दे दिया करो। तो बोले आप मुझे धमकी दे रहे हो, बस इतनी सी बात हुई। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात मत करो, मैं जा रहा हूँ, बस इतनी सी बात हुई। वो भी बेचारे रिपोर्ट नहीं करने के मूड में थे। रात को 10:30 बजे की घटना है, रात को 2 बजे तक प्रेशर दे करके कुछ लोगों ने सौरभ मिश्रा को घेरा। 2 बजे तक वो व्यक्ति रिपोर्ट डालने के मूड में नहीं थे, लेकिन जब प्रेशर पड़ेगा तो स्वाभाविक है रिपोर्ट डाली। लेकिन आज भी मेरे मन में कहीं नहीं है, और ना सौरभ के मन में है, किसी के मन में नहीं है। आई गई घटना हो गई, ये छोटी, ये मतलब राजनीति पारदर्शिता के साथ हो, स्वच्छता के साथ हो, और मतभेद होना अलग विषय है, मनभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो लोगों ने दुश्मनी, अरे वैचारिक पृष्ठभूमि पर संघर्ष होने चाहिए, कोई दुश्मन थोड़ी हो जाते हैं। कल पता नहीं किस मोड़ पर हम और आपको किसकी जरूरत पड़ जाए, कहाँ कभी तलवार की भी जरूरत है, कहीं सुई की भी जरूरत है। सौरभ के मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ मिश्रा आपकी ही सरकार के अधिकारी हैं, ठीक है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सौरभ के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आखिर ये कौन वो व्यक्ति हैं जो इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं? इससे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने कहा ना कि इन सब चीजों का आकलन, हित अनहित, पशु पक्षी है जाना, अच्छा बुरा सब लोग समझते हैं। जब पशु पक्षी समझते, अच्छा बुरा सब समझते हैं, क्षेत्र की जनता भी समझती है कि ये किसके प्रेशर में, किसके दबाव में ये प्रकरण के श्रीवास्तव के खिलाफ हुआ था, और क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, जनता के लिए हुआ था। मैं ऑक्सीजन की सिलेंडर की, कोई मेरे लिए तो मैं अपने लिए कहीं जमीन का पट्टा करवाने तो गया नहीं था, मैं अपने लिए कोई जमीन की अनुमति मांगने गया नहीं था, मैं अपने लिए कोई परिवर्तन या नामांतरण के लिए उनके पास गया नहीं था, मैं कोटा लेने गया नहीं था, मैं मध्याह्न भोजन की बात करने गया नहीं था। अगर गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, या पलंग के लिए, आईसीयू की व्यवस्था के लिए, एम्बुलेंस के लिए गया, और इसके बाद अगर ऐसे प्रेशर आए, तो फिर मुझे लगता है कि जनहित के लिए वो कोई इलाज नहीं है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है? आपको नहीं लगता 2023 में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इन सब कारणों से? स्वाभाविक है, पार्टी की इमेज पर भी आंच आती है, लेकिन पार्टी की इमेज कौन लोग बिगाड़ रहे हैं, सबसे पहले व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। राजनीति में कोई ऐसा सूक्ष्मदर्शी कैमरा तो लगा नहीं होता है कि कौन लोग कैसे काम करेंगे, लोग भरोसा कर लेते हैं, और उसके बाद भाजपा की जो चकाचौंध, सत्ता की चकाचौंध, 20 साल लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार, दूसरी पंचवर्षीय केंद्र के अंदर, तो भाजपा के बढ़ती परिवार के साथ इस तरीके के कुछ बैक्टीरिया, जो राजनीतिक दुर्गुणों के साथ, जो सत्ता के साथ आने वाले दुर्गुण हैं, उसके साथ ऐसे चेहरे भी आ जाते हैं जो पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। अब ये पार्टी के उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है, और वो देखेंगे, और इसकी चिंता भी होगी। श्रीवास्तव जी, जैसे आपने कहा कि जनता इसका आकलन करती है कौन कैसा काम कर रहा है, क्या संगठन भी इसका आकलन करता है? क्योंकि आप स्वाभाविक, हम सबसे तो समझदार है ना।
जो जिले में बैठे हैं, जो प्रदेश में बैठे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं, जो कई कई मैंने जनता के साथ साथ कई छन्नियां लगी हुई हैं, हमारे संगठन की लगी हुई है, हमारे वैचारिक अधिष्ठान के जो अन्य संगठन है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हमारा चाहे कई ऐसे संगठन जो हमारे 52-55 संगठन है वैचारिक पृष्ठभूमि वाले, वो सब इनका आकलन करते हैं और सबसे बड़ी तो जनता होती है। आप लोग हैं मीडिया के लोग, मीडिया के लोग भी तो आकलन करते हैं और इससे बड़ा तो कोई हमें लगता कि एक समय महाभारत के काल में अगर संजय थे तो आज वो संजय की भूमिका में ये दूरदर्शन मीडिया के लोग आप लोग करते हैं। कल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है भोपाल में, प्रदेश कार्य समिति की, और उसमें ये कहा गया है कि इस बार SC ST वर्ग और मुस्लिम वर्ग पर विशेष फोकस करना है भारतीय जनता पार्टी को। जो बूथ भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हारी थी, उन बूथों को जीतना बहुत जरूरी है। उसमें संगठन ने प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हों चाहे विधायक हों सभी को लिया है। आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? आप नहीं, अभी भी तो कल ही बैठक हुई है, तो उस बैठक के जो मिनट्स बनेंगे, उस बैठक के जो परिणाम आएंगे, जो उसके बाद जो योजनाएं कार्य योजनाएं बनेंगी, वो हम सब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पास तक आएंगे, हम लोग उसमें लगेंगे ही। और मैं ऐसा मानता हूं कि टीकमगढ़ में तो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे हमारा SC ST वर्ग हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे सब प्रसन्न है, सब खुशी है, सबको लाभ मिला है। हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर हमारी चाहे मध्य प्रदेश माननीय शिवराज जी की सरकार की योजनाएं हो, चाहे माननीय केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हो, हर विभाग, हर मंत्रालय इसी ध्येय वाक्य को लेकर के कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसको लेकर के हमारी योजनाएं बनती हैं और हम संगठन में काम इसी मार्ग पर चल करके करते हैं और उसका हम सबको लाभ भी मिलता है। अब वो अलग विषय है कि कहीं किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी व्यक्ति के कारण किसी कहीं नुकसान हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं उसमें माननीय शिवराज जी हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे विभागीय अन्य मंत्रालय हो, सब इसी को लेकर के काम कर रहे हैं और हमें सफलता मिलेगी। 2023 में भी इन सब चीजों का कोई वो नहीं होगा, जनता अंत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर बोल रही हैं। हम ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उमा जी हमारे इलाके से जी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा जी के जो शराबबंदी का जो उनका अभियान चल रहा है, आप उसमें कितना उनका हाथ बटाना चाहेंगे? देखिए, सरकारें कोई नोट छापने के लिए कल कारखाना नहीं लगा सकती। वो कल कारखाना नोट छापने का काम या प्रॉपर्टी बनाने का काम ये सरकार उसी आधार पर करती है, जितना रेवेन्यू इनके पास इकट्ठा होगा उस आधार पर ही इनके बजट और इनकी सरकारों की योजनाएं बनेगी। हम देखें तो सबसे बड़ा रेवेन्यू हमें माइनिंग से मिलता है, हमें एक्साइज से मिलता है, फिर हमारे जमीन लैंड से या इस तरीके के जो रेवेन्यू कलेक्शन के जो वो हैं, तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में खनिज और एक्साइज इन दो से रेवेन्यू मिलता है। अब हम शराबबंदी के बिल्कुल पक्ष में हैं, होना चाहिए, लेकिन उसका एकदम से आप ऐसा मान के चलेंगे कि हम एकदम से एक आदेश में और ये सब कर दें तो ये संभव नहीं है। माननीय शिवराज जी ने भी और उमा जी के साथ बैठ करके कुछ फॉलोअप किया है, उस पर भी कार्य योजना बनी है। उमा जी हमारी संत हैं, साध्वी हैं और मध्य प्रदेश की वो ऊर्जावान नेता रही हैं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उस सरकार को उखाड़ फेंका था जो 10 साल से चल रही थी। तो उनका जो सोच है, शिवराज जी का जो सोच है, इन सोच में कहीं अंतर नहीं है और हम सब तो कार्यकर्ता हैं, उनके अनुयायी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उसका समर्थन करते हैं कि होना चाहिए, लेकिन राजस्व की भरपाई कैसे हो इस पर भी विचार करना आवश्यक है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आपकी भाजपा सरकार है और संगठन है उमा दीदी को दूर करता जा रहा है? ऐसा कहीं महसूस कैसी बात कर रहे हो? उमा जी को दूर करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्राणी निकालना है क्या? भारतीय जनता पार्टी और उमा जी तो उस वर्ग से भी है। जब उमा जी तो ये मेरे कल्याण सिंह हुए, ऐसे लोग, वो समाज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। उसके कारण उमा जी के साथ आने से और वो समाज उग्र तेवरों के साथ
और पूर्ण निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोट है। और उनकी तो केवल उनके समाज ही नहीं, उनकी तो पूरे सनातन वर्ग में, सब में उनकी पकड़ है। सब लोग उनका अपना एक साध्वी के रूप में भी, एक नेता के रूप में भी और एक आदर्श महिला के रूप में भी उनका सम्मान करते हैं। इसलिए कोई उनको आप बताएं, उन्होंने ही चुनाव लड़ने से मना किया था, नहीं तो उनको तो पहले 6 साल अटल जी की सरकार में केंद्र में मिनिस्टर रही, 5 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर रही, 11 साल तक केंद्र में मिनिस्टर रहना छोटी मोटी बात है। तो इतना पार्टी का सम्मान उनको मिला है और उन्होंने खुद मना किया, नहीं तो इस बार फिर हमारी वो किसी न किसी मंत्रालय को शोभायमान कर रही होती और उसका लाभ हमारे बुंदेलखंड को मिला होता। तो उन्होंने मना किया था और फिर जब आगे उनका मन होगा तो चुनाव लड़ेंगे उनको, और हम लोग भी चाहेंगे कि वो आगे आए। लेकिन हम अक्सर देखते थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोई भी आयोजन टीकमगढ़ जिले में होता था, उसमें उमा जी की उपस्थिति रहती थी। लेकिन इस बार बगाज माता में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ, शिवराज जी आए और सारे नेता आए, लेकिन उमा जी उस मंच से काफी दूर दिखाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब उनको समय मिला, तो जब जब उनको कहा तब वो रही। एक बार मुझे अच्छे से स्मरण है, जब 24 घंटे बिजली देने का मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में अभियान छेड़ा था, तब उस समय हम लोग सब थे और माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हमारी दीदी उमा जी भी उस मंच पर थी। तो आई, बीच में फिर केंद्र की राजनीति में रही तो फिर नहीं आना हुआ। और अभी ऐसे कितने कई कार्यक्रम हो चुके जिसमें उमा जी का ऐसा नहीं है कि रहना हुआ है। भोपाल के अंदर जो कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में हुआ उसमें उमा जी रही हैं और कई में नहीं रहते हैं। तो ये नहीं है कई में उमा जी रहती है, शिवराज जी नहीं रहते हैं। तो ये कब किसको कहां पहुंचना है। अब कल परसों ओरछा में ही कार्यक्रम था, तो उसमें गडकरी जी आए थे। अब आपको कि नहीं साहब, प्रहलाद पटेल थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, लेकिन बगाज में नहीं थे, वो भी तो मध्य प्रदेश के ही है। तो ना प्रहलाद जी है, नरेंद्र जी, तो कहाँ किसकी उपयोगिता है, बाकी और पूरा उनको हिंदुस्तान है, तो रहते हैं सब मंच पे। के श्रीवास्तव जी अब फिर से तैयारी करने लगे हैं, क्या फिर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है? क्या संगठन से उम्मीद है टिकट मिलेगा? देखिए ऐसा है कि हमने कहा ना कि मुझसे ज्यादा चिंता करने वाले लोग ऊपर बैठे हैं, पार्टी के स्तंभ हैं, पार्टी के एक एक नब्ज को टटोलने वाले लोग हैं। मुझसे ज्यादा अनुभवी, मुझसे ज्यादा योग्य, मुझसे ज्यादा संगठन में काम करने वाले संघर्षवान लोग भी और विचारवान लोग भी। इसलिए के श्रीवास्तव अपने बारे में खुद निर्णय लेगा, के श्रीवास्तव अपने बारे में ही आकलन करेगा। ये मैं समझता हूं कि एक अच्छे कार्यकर्ता का गुण नहीं है। मैं तो विद्यार्थी परिषद से सीख करके यही आया हूं, तो मेरी चिंता करने वाले संगठन के लोग हैं, मुझे चिंता संगठन की करनी है और संगठन के साथ साथ जन कल्याण के कामों को करना है। जनता जनार्दन और संगठन में बैठे लोग ये चिंता करेंगे कि किस कार्यकर्ता को कौन सा दायित्व मिलना है। जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व में फलीभूत होऊंगा। अच्छा, इस चर्चा का हम अंतिम सवाल आपसे कर रहे हैं। मान के चलो के श्रीवास्तव को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में भाजपा का टीकमगढ़ विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया जी, तो जिस तरीके से ये कार्यकाल रहा जो 5 साल का, जिस आपने भी कहा कि ये कुछ कमियां हैं, ऐसे में आप कैसे जनता में पकड़ बना पाएंगे और कैसे सीट निकाल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संगठन है, हम बूथ लेवल से मजबूत हैं। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कल्याणकारी योजना, चाहे शिवराज जी की सरकार की कल्याणकारी, मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, दोनों योजनाएं भाजपा का संगठन और फिर 5 साल नगर पालिका का मेरा कार्यकाल और 5 साल विधानसभा 2013 से 18 के बीच का कार्यकाल, ये इन सब का जो सम्मिश्रण होगा, इन सब का जो यौगिक बनेगा, इन सब का जो समुच्चय बनेगा, वो कहीं ना कहीं मुझे चुनाव में ताकत और ऊर्जा देगा। आपको पता होगा 2005 से और 10 के बीच में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, बहुत ज्यादा काम करने का समय मुझे नगर पालिका में नहीं मिला, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में ही एक पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास था। 2007 और 8 के बीच में जनशक्ति का निर्माण हुआ, तब मैं जिलाध्यक्ष भी बनाया गया। उस समय जो चैलेंजिंग समय था, जो चुनौतीपूर्ण काम था पार्टी को एकजुट रखना, तब मैं नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ जिले के संगठन को भी संभाल रहा था। और उस समय भी मैंने टीकमगढ़ में जो विकास
करने का प्रयत्न किया, जो कोशिश की। मुझे कहने की जरूरत नहीं, चाहे पीने के पानी का मामला हो, चाहे नगर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे गलियों में लोगों की जन सुविधाओं से लेकर के या माने कुछ भी काम, सारे कामों को लेकर के बाग बगीचे पर एक सुंदर शहर बनाने का प्रयत्न, पीने के पानी की व्यवस्था सूखा के टाइम में भी 3 साल के सूखा में वो सब किया। तो वो कहीं ना कहीं है। फिर 13 से 18 के बीच में जो मेरा काम है, 18 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोलना। कोई टीकमगढ़ विधानसभा के अंदर ऐसी सड़क नहीं बची है जहां किसी को अब काम करने का अवसर मिल रहा हो। इतनी सड़कें, कोई अब सड़क ही नहीं है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो बड़ी, अब छोटी छोटी सड़कें कहीं मुझे नहीं लगता कहीं कोई बता दे। तो इन 5 सालों में जो हमारा काम हुआ है, सड़कों में मैंने लगभग लगभग 1200 से 1500 करोड़ के तो रोड डलवाए। बाईपास टीकमगढ़ का हो, चाहे ककरवाहा से लेकर के बड़ागांव और बंदोगढ़ से लेकर 110 करोड़ की हो, और जो अभी कल परसों गडकरी जी करके गए हैं, ये भी मेरी ही मांग थी। माननीय शिवराज जी ने उस समय कहा था कि आपने जो मांग की थी, ये 310 करोड़ की ये सड़क को डबल लाइन करने का, सायगढ़ से लेकर के ओरछा तक की, तो आज वो फलीभूत हुई है। ये बांसवाड़ा की नल जल योजना हो, सबको पता है कि सारा काम केवल बजट में नहीं आना, बाकी वित्त समिति की बैठक तक मिनट्स लिखवा करके मैं उस योजना को वहां तक छोड़ के आया था कि पूरा 201 गांव, 165 टीकमगढ़ विधानसभा और आपके 36 गांव बंदोगढ़ खड़गापुर विधानसभा के, ऐसे इसकी योजना भी वहां तक ले गया था जहां वित्त समिति की बैठक में इसको अप्रूव कराना, केंद्रीय जो आपका राज्य मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की कैबिनेट में भी इसको पास करा लेना, ये सारा काम छोड़ कर गया। अब बजट में सम्मिलित हुआ और शिवराज जी अभी 4 जनवरी को उसका आधारशिला, उसका भूमि पूजन करके गए हैं। तो ये सब काम लोगों को पता है, तो ये मेरे लिए कहने के लिए पर्याप्त है, और मुझे ही नहीं कहना, ये पब्लिक को भी पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के जी। कार्यक्रम में। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने तमाम सवाल आज के इस प्रोग्राम में किए, जिसके उन्होंने बड़े ही सरल और सहजता के साथ जवाब दिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे और एक नई शख्सियत आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।